नमस्कार। रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एसी थ्योरी में प्रेरक इंडक्टर के बारे में आपको बताया था, उसके प्रकार बताए थे कि इंडक्टर 5 प्रकार का होता है। वायु कोर प्रेरक, एयर कोर इंडक्टर। दूसरा मैंने आपको बताया कि रोधित कोर प्रेरक, इंसुलेटेड कोर इंडक्टर। तीसरा लोह कोर प्रेरक, आयरन कोर इंडक्टर। चौथा आपको परवर्ती प्रेरक यानी कि वेरिएबल इंडक्टर। और पांचवा आपको जो बताया था वो अंतःक्षेपित प्रेरक यानी कि टैपिंग प्रेरक। अब प्रेरकों के लाभ के बारे में मैंने आपसे कहा था कि एक तो प्रेरक जो है इंडक्टर, उच्चैन के समय क्षणिक उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। जिसे सर्ज वोल्टता कहते हैं, सर्ज वोल्टेज कहते हैं। दूसरा जो कार्य होता है वो धारा के मान को परिसीमन करना, करंट के वैल्यू को लिमिटेशन करना। तो दूसरा था हमारा धारा के मान को परिसीमन करना। कल मैं आपको बता रहा था कि ट्यूबलाइट पर पथ से, प्रदीप्ति लैंप से, और जिसे हम फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं, तो प्रदीप्ति लैंप फ्लोरोसेंट लैंप, या दूसरा नाम हम क्या कह रहे हैं, ट्यूबलाइट। तो वैसे अब वर्तमान में जो है 3 प्रकार के प्रदीप्ति लैंप हैं, जो आप प्रदीप्ति जो है चैप्टर में पढ़ोगे। वो 3 प्रकार मैं आज ही बता रहा हूं आपको, नाम बता रहा हूं केवल कि एक तो आपका आता है हमारे पराबैंगनी प्रभाव के कारण, अल्ट्रावायलेट इफेक्ट के कारण जो है पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को किसमें बदला जाता है, दृश्य किरणों में। यानी इससे चमक उत्पन्न होती है, प्रदीप्ति लैंप से चमक उत्पन्न होती है। तो ये आपकी ट्यूबलाइट है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं
इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन के। पहला प्रश्न ये आया आपको कि फ्लोरोसेंट लैंपों में इलेक्ट्रोड किस धातु के बनाए जाते हैं? टंगस्टन। दूसरा प्रश्न आया इनकी आकृति का कि प्रदीप्ति लैंपों या ट्यूबलाइटों में इलेक्ट्रोड की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार। पहले जो ट्यूबलाइट थी उनमें एक स्टार्टर होता था। स्टार्टर को निम्बी में प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। प्रवर्तक प्रदीप्ति में हम दो प्रकार के देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो प्रवर्तक से प्रश्न बन करके आते हैं अब उनको चाहे आप एसी थ्योरी में समझ लें प्रेरक के साथ, या आपको जो है अन्य गाइडलाइन किताबों में प्रदीप्ति में ही दिखाई देते हैं, लेकिन निम्मी में जो है आपको ये प्रेरक जब पढ़ाया जाता है तो ही इसे बताना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेरक का सही एडवांटेज जो है यहां पर ट्यूबलाइट पर्पस से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे पहला प्रश्न आया कि प्रदीप्ति लैंप परिपथ के आप एक भाग को देख रहे हैं, इस भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो गया आपका? स्टार्टर। प्रवर्तक। इस भाग को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कौन से क्रम में जुड़ रहा है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तीसरा प्रश्न कि ये स्टार्टर है या प्रवर्तक है, इसका कार्य क्या है? तो ये दो कार्य करता है। प्रवर्तक के दो कार्य हैं। पहला कार्य है परिपथ को पूरा करना। सबसे पहले जब आप एक ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट तुरंत प्रकाशित नहीं होती। कुछ समय पश्चात वो जो है पूर्णतः प्रकाशित होती है। तो जिस समय ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोड से जो है इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कराया जाता है, तो ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विसर्जन नलिका के सिद्धांत पर। अब ये इलेक्ट्रोड का उत्सर्जन, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे या आप साइंस में भी अगर आपको पढ़ते हैं तो आप कैथोड किरणें, एनोड किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें,
तो इनका जब उत्सर्जन कराया जाता है तो हमें उच्च वोल्टता देनी पड़ती है। तो आरोपित वोल्टता का मान उच्च होता है जो क्षणिक समय के लिए ही देनी पड़ती है। तो उच्चैन जैसे ही कराना है तो आपको क्षणिक उच्च वोल्टता, जिसको मैं क्या कह रहा था, सर्ज वोल्टता, जो चौक है यानी कि इंडक्टर है उसका पहला कार्य शुरू हो जाता है कि उच्चैन के समय क्षणिक उच्च वोल्टता उत्पन्न कराना। उच्चैन के समय क्षणिक उच्च वोल्टता उत्पन्न कराना। जैसे ही स्विच ऑन किया, चौक क्षणिक रूप से 240 वोल्ट की वोल्टता को 1100 वोल्ट तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए चौक को क्या कहा जाता है, ब्लास्ट। चौक को हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 240 वोल्ट की वोल्टता को 1100 वोल्ट तक क्षणिक समय के लिए पहुंचा देता है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, विसर्जन नलिका में जो प्रभाव घटित होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर एक सेतु बन जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ट्यूबलाइट पर एक सफेद पाउडर की परत लेप की जाती है। अगर वो परत नहीं है तो आपको यहां एक रक्त तप्त इलेक्ट्रॉन्स का सेतु दिखेगा। तो ट्यूबलाइट के या ट्यूबलाइट नलिका के आंतरिक सतह पर किस पाउडर का लेप किया जाता है, फास्फोरस पाउडर का लेप करते हैं, जिससे आपकी जो अल्ट्रा वायलेट इफेक्ट के कारण, पराबैंगनी प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का आयनीकरण होकर के और एक सेतु बन गया था, एक रक्त तप्त पट्टी दिख रही थी, वो किरणें, पराबैंगनी किरणें किसमें बदल जाए, दृश्य किरणों में। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, फास्फोरस पाउडर का लेप क्यों करते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को हमें किसमें बदलना होता है, दृश्य किरणों में। तो फास्फोरस के पाउडर का प्रदीप्ति लैंप में, नलिका में लेप करने का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न बन गया। तो फास्फोरस पाउडर के लेप करने का उद्देश्य पराबैंगनी किरणों को दृश्य किरणों में बदलना। अब दूसरा आपका जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि ट्यूबलाइट के अंदर क्या कौन सी जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो इसमें आर्गन गैस होती है और पारे की वाष्प, जिसे हम समुद्रित पारा कहते हैं,
समुद्र पारे की वाष्प, जिसके कारण निर्वातिक स्थिति में वैक्यूम ट्यूब में, यानी विसर्जन कब होता है, जब निर्वातिक स्थिति हो, तो उस स्थिति में हमारी इलेक्ट्रॉन्स का, यानी पराबैंगनी किरणों का, इलेक्ट्रॉन्स का आयनीकरण हो जाए, और वो किनके माध्यम से होता है, आर्गन और समुद्रित पारे की वाष्प से। अब प्रश्न दूसरा आया कि जब 1100 वोल्ट की क्षणिक उग्रता उत्पन्न कर दी, तो फिर 240 वोल्ट से 1100 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न की गई, इसलिए तो हम चौक को ब्लास्ट कह रहे हैं। लेकिन इस क्षणिक उच्च वोल्टता को 110 वोल्ट तक प्रचालन के लिए लाना, क्योंकि हमारे ट्यूबलाइट की प्रचालन वोल्टता 110 वोल्ट होती है, तो उस वोल्टता तक लाने के लिए फिर स्टार्टअप दूसरा कार्य शुरू कर देता है। तो कोई भी चीज जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उच्चैत हो जाती है, शिखर पर पहुंच जाती है, तो उसे गिराने के लिए, उसे नीचे लाने के लिए आपको झटका देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार स्टार्टर जो है, जो क्षणिक उच्च वोल्टता उत्पन्न हुई, उसको वोल्टता को झटका प्रदान करने का कार्य करता है। तो स्टार्टर का दूसरा कार्य क्या हो गया, वोल्टता को झटका प्रदान करना। अब चौक का दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे ही वोल्टता को झटका मिलेगा, ठीक उसी समय चौक अपना दूसरा कार्य शुरू कर देगा, धारा के मान को सीमित करके। और जो प्रचालन वोल्टता थी, जिससे हमारी सप्लाई से 240 वोल्ट की से ट्यूबलाइट जुड़ी हुई थी, अब वो कितनी रह जाती है, प्रचालन वोल्टता 110 वोल्ट। तो विद्युत खर्च को कम करने के लिए पहले उदीप्ति लैंप प्रयुक्त किए जाते थे, जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते थे। उसके बाद आए आपके फ्लोरोसेंट लैंप, यानी प्रदीप्ति लैंप। उन्होंने वोल्टता की खपत को कम कर दिया, तो आपके शक्ति की खपत भी कम। तो एक प्रश्न जो आपको प्रदीप्ति में मिलता है कि 100 वाट का लैंप जितना प्रकाश देता है, उतना ही प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति लैंप की वाटता कितनी होगी, यानी कितने वाट का की ट्यूबलाइट का प्रयोग आप करोगे। यह आपके सामने प्रश्न भी है। तो जो मैंने समझाया है उसमें इसका आंसर ढूंढने की कृपा करें। अब देखिए, ये चौक के कार्य होते हैं, यानी प्रेरक जो है वो दो ही कार्य कर सकता है। एक तो क्षणिक उच्च वोल्टता कहीं उत्पन्न करा सकता है, और दूसरा धारा के मान को सीमित कर सकता है। तो जहां कहीं भी हम इंडक्टर लगाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में लगाएं या हम इलेक्ट्रिक सर्किटों में लगाएं, दो ही उद्देश्य होंगे उसके। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर सर्किट पढ़े होंगे, निष्पंदक परपथ पढ़े होंगे, उनमें तीन ही चीज काम में ली जाती है। वो क्यों? प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। यहीं से भूमिका बन जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की।
ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जाता है उसको हम वहां इलेक्ट्रॉनिक्स नाम देंगे। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जाता था। वैक्यूम ट्यूबों की सबसे पहले टीपियों का आकार भी आपने बड़ा बड़ा देखा हुआ, और रेडियो का आकार भी बड़ा था, उनमें कांच की निर्वात नलिकाएं हुआ करती थी। इन चीजों की खुल करके चर्चा हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर करेंगे। अब मैंने एक हानि बताई आपको प्रेरक इंडक्टर का डिसएडवांटेज। वो क्या है कि संपर्कन सिरों पर चिंगारी उत्पन्न करता है। तो प्रश्न बन करके एग्जाम में आया कि जब एक ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन किया जाता है तो संपर्कन सिरों पर या उन स्विच के सिरों पर एक आर्क उत्पन्न होता है, आर्क नियोजित होता है, बनता है। इस आर्क को दबाने के लिए क्या करेंगे, तो हम समांतर में एक संधारित्र जोड़ देते हैं। अब इस आर्क उत्पन्न होने का लाभ भी दिया जाता है। वो मैंने आपको कल बताया था कि पेट्रोल इंजनों में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आपकी मोटरसाइकिलों में आप एक प्लग देखते हैं, और उस प्लग वास्तव में वो एक इंडक्टर होता है, और आपके इंजन में, पेट्रोल इंजन में वो जो है ईंधन को प्रज्वलित करने का कार्य करता है। तो प्रश्न ये भी आ चुका है कि मोटरसाइकिलों में प्रयुक्त किए जाने वाला प्लग कौन सी युक्ति है, तो वो क्या है, प्रेरक युक्ति, प्रेरकीय युक्ति। अब देखिए प्रेरकों में जब आप ये चीज देख लेते तो उसके बाद संयोजन बताए थे मैंने कल आपको, श्रेणी और समानता। तो कल थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए मैं उसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपके प्रेरकों को श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो कुल प्रेरकत्व व्यक्तिगत प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है। Lt बराबर क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी ठीक प्रतिरोधों की भांति कुल प्रेरकत्व का मान श्रेणी क्रम में व्यक्तिगत प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। और यहां भी वही प्रश्न दो पूछे गए कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े एक प्रेरक को हटा दिया जाए तो कुल प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में यदि एक प्रेरक और जोड़ दिया जाए तो कुल प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। लेकिन समांतर में या पार्श्व में जब आते हैं, समांतर में या पार्श्व में आते हैं तो प्रतिरोधों की भांति प्रेरकों का कुल प्रेरकत्व का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
और कुल प्रेरकत्व का मान सदैव निम्न से निम्न प्रेरकत्व से भी कम होता है। निम्न से निम्न प्रेरकत्व जो परिपथ में जुड़ा हुआ है उससे भी टोटल इंडक्टेंस सदैव कम आता है। अब यहां पर भी वही प्रश्न आता है कि समांतर में जुड़े हुए एक प्रेरकत्व को या एक प्रेरक को हटा दिया जाए तो कुल प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करके देखना, कोई बात मान के देखना कि समांतर में यदि प्रेरक जुड़े हुए हैं तो उनका कुल प्रेरकत्व की गणना करते हैं तो वो निम्न से निम्न प्रेरकत्व से भी कम आता है। अब देखिए हम दो एसी परिपथों की बात करेंगे। क्योंकि हमने डीसी में प्रतिरोध पढ़ा और एसी में आकर के अब आपने हाँ तो प्रेरकों में अब जो प्रश्न आते हैं उनमें मैं आपको बता रहा था कि आपने डीसी में प्रतिरोध पढ़ा और एसी में हमने प्रेरक इंडक्टर पढ़ा और प्रेरक में प्रेरकत्व का गुण होता है यानी कि इंडक्टेंस होता है और इस इंडक्टेंस का विरोध करने वाली जिस तरीके से धारा का विरोध करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कह रहे थे ठीक इसी प्रकार प्रेरकत्व का विरोध करने वाली बाधा वो आपकी प्रेरकत्व प्रतिबाधा कहलाती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे XL से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी गणना आप जो है 2πfL से करते हैं और जहां F आपकी फ्रीक्वेंसी है और L आपका इंडक्टेंस है तो 2π का मान 6.28 इसको यह भी लिखा जा सकता है 6.28 FLO। अब ये दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो चौक कुंडल के प्रेरकत्व पर, एक तो प्रेरकत्व के समानुपाती होती है और दूसरा आपके आपूर्ति आवृत्ति के सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती चलती है। अब ये 2π क्यों आया कि पाई यहां आपके पॉजिटिव में चक्र में बना और पाई ही आपका यहां बना तो टोटल जो कोणीय आपके साइकिल में पूरा हुआ वो
360 हुआ, जिसे हम रेडियन प्रणाली में 2 पाई से व्यक्त करते हैं। तो यहां एक्सएल समानुपाती हम एफएल लिखते हैं और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए 2 पाई ही नियतांक लेते हैं। अब 2 पाई एफ को मैंने कोणीय आवृत्ति कहा, जिसे ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। तो 2 पाई एफ की जगह अगर आप ओमेगा रखेंगे तो आपको ये आ जाएगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो अब एक्सएल की गणना करने के भी ऑप्शन में 3 फार्मूले हो सकते हैं। 2 पाई एफ एल या आपको मिलेगा 6.28 एफ एल या आपको मिलेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अब देखिए प्रेरकीय युक्तियां जो है उनमें चौक है, आपका इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर है, आपका अल्टरनेटर है। आपके डीसी जनरेटर में जब तक आप कम्यूटेटर से के जरिए से आउटपुट पर डीसी प्राप्त नहीं करते तब तक उसमें प्रेरणिक गुण के कारण ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। सिंक्रोनस मोटर में, तुल्यकालिक मोटर में भी एक प्रेरण मोटर है आपकी। शक्ति गुणक जो है पावर फैक्टर, यदि आपके परिपथ का बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें प्रश्न आ चुका है कि शक्ति संचरण लाइनों में यदि पीएफ बढ़ा दिया जाए तो लाइन करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शक्ति गुणक यदि बढ़ेगा और यदि आपसे यूं कह दिया जाए फीडर लाइनों में यदि पावर फैक्टर कम हो जाए, शक्ति गुणक कम हो जाए, तो लाइन करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों ही प्रश्न आपके आ चुके हैं। तो पावर फैक्टर यदि इंप्रूव होता है तो लाइनों में लाइन करंट का मान कम होगा, और अगर आपका पीएफ किसी परिपथ का बिगड़ जाता है, कम हो जाता है, तो वो युक्ति फिर करंट ज्यादा लेने लग जाएगी और लाइन करंट का मान बढ़ेगा। लाइन करंट का मान क्या होगा, अगर पावर फैक्टर बढ़ा तो कम हो जाएगा और पावर फैक्टर कम हुआ तो लाइन करंट का मान बढ़ जाएगा। यानी वो युक्तियां तेजी से करंट लेना शुरू कर देंगी और मशीनों की दक्षता कम हो जाएगी, विद्युत खर्च कम हो जाएगा, जिसके कारण बिजली कंपनियों को अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा और वो दंडनीय शुल्क आपके कंज्यूमर के बिल में जुड़ करके आएगा। ऊष्मा की हानि होगी। अब प्रश्न आया कि यदि किसी परिपथ का पावर फैक्टर 25% कम हो जाए तो परिपथ धारा का मान कितना बढ़ेगा, यह युक्ति अब कितना करंट लेगी। पहले ये कंपटीशन में न्यूमेरिकल से आया। कैसे आया कि 1 HP
की इंडक्शन मोटर 240 वोल्ट AC से आपूर्तित है और 2 एम्पियर की करंट ले रही है। इस समय आपका पावर फैक्टर एकक है, यानी इकाई है। यदि पावर फैक्टर 0.75 कर दिया जाए तो अब वह प्रेरण मोटर कितनी अधिक करंट या उसकी नई करंट क्या होगी या कितनी अधिक करंट लेगी। तो हम जानते हैं कि P बराबर VI cos phi। अब यहां तो देखिए आपको पावर भी दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखी है, करंट भी दे रखी है। अब नीचे आपकी पावर सेम है, वोल्टेज सेम है, चेंज हुआ है तो पावर फैक्टर, तो नई करंट क्या बनेगी। तो I बराबर अगर हम इस सूत्र से देखें तो P बटे V cos phi। P बराबर यानी 1 HP में मीट्रिक प्रणाली में 735 वाट 735.5 वाट होते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में 746, चूंकि पूर्णांकित राशि 746 है इसलिए 746 वाट ही में मान करके चल रहा हूं कि 1 HP में 740 वाट होते हैं। अब B आपका 240 है और शक्ति गुणक आपका 0.75 हो गया, यानी इकाई से यूनिटी से आपका कितना होगा 0.75। और यहां पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो लगाएंगे आप, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। ऐसा कर लें आप कि 25 चक्कू 100 और 25 × 75 और 4 छिक्की 24, 746 बटे 6 18 यानी कि 180। ये आपकी लगभग 4.14 एम्पियर के समथिंग आएगी। यानी जो प्रेरण मोटर 2 एम्पियर की धारा ले रही थी, अब 0.25 यानी कि 25% PF कम होने पर उसके 2 गुना धारा ले रही है। तो 25% पावर फैक्टर यदि कम हुआ तो आपकी परपथ यानी युक्ति द्वारा ली जाने वाली धारा का मान क्या हो गया 2 गुना। तो कहने का मतलब है अगर PF कम होता है तो करंट बढ़ती है, युक्ति या लाइन जो है उनमें करंट का मान बढ़ेगा। अब देखें आप कि सबसे पहले जो संधारित्र अगली युक्ति पर जाने से पहले, क्योंकि संधारित्र जो है अग्रगामी स्थिति यानी धारा को अग्रगामी करने वाली युक्ति है, लीडिंग करने वाली युक्ति है, तो उसे पढ़ने से पहले हम AC के 2 सर्किट देखेंगे। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो शुद्ध प्रतिरोधी परपथ जब किसी प्रतिरोध को AC प्रदान की जाती है तो धारा प्रवाह यानी AC प्रवाहित होने पर धारा प्रवाह 5 कारकों पर निर्भर करता है।
ये समझना सबसे पहली बात है। उसके बाद देखना है कि यहां स्रोत से जो वोल्टेज गई या ये आपकी इसमें जो करंट उत्पन्न हुई, उनके बीच शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में फेज कोण कितना आया, वो बाद में देखिए। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि धारा प्रवाह 5 कारकों पर, कौन से 5 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है डीसी प्रतिरोध। चूंकि आप प्रतिरोध कहीं भी किसी परपथ में नापोगे तो ओम मीटर, मल्टीमीटर या बैगर से नापोगे और वो सब डीसी प्रचालित होते हैं। तो यानी आपका जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो प्रतिरोध की वैल्यू क्या कहलाती है, डीसी प्रतिरोध। दूसरा आपका एसी जो है सतह पर चलती है, डीसी क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रवेश करती है, तो एसी का त्वाच्विक प्रभाव आता है जिस पर भी धारा प्रवाह निर्भर करता है, जिसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। एक आपका हिस्टेरेसिस यानी शैथिल्य, हिस्टेरेसिस जिसका अर्थ होता है पिछड़ जाना। तो आप हिस्टेरेसिस की परिभाषा पढ़ते हैं कि लौह कोण में बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण, फ्लक्स के कारण बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो हानि होती है वो हिस्टेरेसिस कहलाती है। लेकिन आप एक चुंबक में BH वक्र भी पढ़ेंगे जिसे शैथिल्य पास, हिस्टेरेसिस पास के नाम से भी जाना जाता है। वो फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के बीच खींचा गया आरेख होता है। किसके बीच? B यहां फ्लक्स घनत्व, H यहां चुंबकन बल। चौथा कारक है आपका भंवर धारा या एडी करंट। एडी करंट प्रभाव के कारण भी धारा प्रवाह एसी का निर्भर करता है। पांचवा विद्युत अपघट्य या परावैद्युतिक बल या सामर्थ्य। विद्युत अपघट्य या परावैद्युतिक सामर्थ्य या बल। तो आज आपको ये विचार करना है कि डीसी प्रतिरोध के कारण आपके एसी के इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि चालन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्वचा प्रभाव के कारण प्रतिरोध और चालन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा, हिस्टेरेसिस के कारण क्या प्रभाव घटित होगा, और एडी करंट के कारण क्या प्रभाव घटित होगा, और परावैद्युतिक सामर्थ्य के कारण या प्रतिबल के कारण एसी के प्रभाव में क्या घटित होगा। ऐसे कई प्रश्न आपके कंपटीशन में आ चुके हैं कि किस पर इफेक्ट डालता है एसी के, कौन सी चीज पर, ये जो 5 कारक हैं वो कौन कौन सा इफेक्ट छोड़ते हैं। तो अब यहां शुद्ध प्रतिरोधी परपथ की बात हो रही है। अब इस परिपथ में
विशेषता क्या होती है। तो मैं आज संक्षिप्त में थोड़ा सा विशेषता बता करके फिर ये वीडियो ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आज असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे और ITI के स्टूडेंट जो CBT पर आधारित ITI की एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी एक वीडियो तैयार करना। तो एक तो धारा और वोल्टता के बीच कला कोण शून्य होता है। प्रतिरोधी शुद्ध परपथ में धारा और वोल्टता के बीच कला कोण कितना पाया जाता है? शून्य। इस परपथ का शक्ति गुणक इकाई होता है। इसमें शक्ति ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा है? P बराबर BI, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में शक्ति की खपत नहीं होती, शक्ति की कोई जो है हानि नहीं होती। शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में ओम के नियम को लागू किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको सिंगल फेज सर्किटों में हीटर से जुड़े हुए या आपके जो है इलेक्ट्रिक प्रेस, जितने भी आपकी ऊष्मन युक्तियां थी, उनमें ऊर्जा की खपत ज्ञात करने का फार्मूला P बराबर BI बताया था। क्योंकि पावर फैक्टर का मान P बराबर BI cos phi, यानी पावर फैक्टर का मान यहां क्या हो जाता है? इकाई। तो इन पॉइंटों पर आप विचार करें और आपको जो आपकी बुक है या गाइडलाइन है उसमें आपको शुद्ध प्रेरकीय परपथ देखना है, और कल उसको पढ़ाने के बाद फिर आपके कमेंट्सों को देखने के बाद मैं आपको इन कारकों का डिटेल में विवरण करूंगा और इससे बहुत सारे शुद्ध प्रतिरोधी परपथ से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का समापन यहीं पर कर रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे मैं बेहतर से बेहतर आपको वीडियो दूं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। आज आपको साइंस की वीडियो डाल रहा हूं, तो इस वीडियो के बाद आप साइंस की वीडियो देखें और कंपटीशन में ह्यूमन डिसीज के बारे में आपको चौरसिया जी सर अभी बताएंगे। मिलते हैं ड्राइंग के वीडियो अगले में।